ओके, तो हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वो पढ़ रहे हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेटा, इसमें हमने फर्स्ट टूल पढ़ा था एंजाइम्स। क्या पढ़ा था? एंजाइम्स। अब सेकंड टूल है वेक्टर। क्या है? वेक्टर। तो अभी हमें वेक्टर के बारे में पढ़ना है। ओके, तो वेक्टर जो है, सबसे पहले तो वेक्टर है क्या? जैसा आपको अभी तक आपने देखा है कि हम बात करते हैं मलेरिया की। किसकी बात करते हैं? मलेरिया की। तो मलेरिया के अंदर हम क्या देखते हैं? मलेरिया के अंदर हम देखते हैं कि जो आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो मॉस्किटो के माध्यम से हम तक पहुंचता है, तो वो क्या है? वेक्टर है। मच्छर क्या है? वेक्टर है। ठीक इसी तरीके से अब हमें कुछ ऐसे वेक्टर्स की ज़रूरत है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लेके जा सकें। कहाँ लेके जा सकें? होस्ट सेल के अंदर। हमने क्या करना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमने क्या देखा था कि बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड लिया था। क्या लिया था? प्लाज्मिड लिया था। अब ये प्लाज्मिड जो था उसके अंदर हम क्या करते हैं? उसके अंदर बेटा हम डालते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट और फिर वो लेके जाता है किसमें? होस्ट सेल में, यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया में हमने भेजा था। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज ए व्हीकल। इट इज ए व्हीकल विच कैरीज जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल। अब ये क्या है? ये एक व्हीकल का काम करता है जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल के अंदर लेके जाता है। हमें पता है कि प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज दे कैन replicate very fast। ठीक है ना? because they have ORI site। if we succeed in linking of gene of interest in plasmid and bacteriophage, then we can multiply our gene of interest। इस बात का मतलब क्या है बेटा? हमें यह पता है कि जो बैक्टीरियोफेज है और जो प्लाज्मिड है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मान लो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्लाज्मिड के अंदर या बैक्टीरियोफेज के अंदर डालने में कामयाब हो जाएं, तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। समझ आई बात? ये हमारा क्या हुआ? वेक्टर का एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब वेक्टर जो भी वेक्टर होगा, जो भी वेक्टर हम चुनेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर कुछ अच्छे कैरेक्टर्स होंगे। वेक्टर्स के जो फीचर्स होंगे वो क्या होंगे? वेक्टर्स के फीचर्स क्या होंगे? भाई किसी वेक्टर को अच्छा वेक्टर कब माना जाता है? तो उसके अंदर पहली चीज क्या होनी चाहिए? फर्स्ट वन क्या है? उसकी ORI साइट होनी चाहिए। उसके अंदर क्या होनी चाहिए? ORI साइट। ORI साइट क्या होता है? इट इज द साइट ऑफ रेप्लिकेशन। जहां से रेप्लिकेशन होनी है ये वो साइट है। इसमें पहली चीज तो क्या है? इसका पहला कैरेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन है बेटा ये। और दूसरा पॉइंट क्या है कि कितने प्लाज्मिड बनेंगे ये भी डिपेंड करेगा ORI साइट पर। ठीक है ना? नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स, नंबर ऑफ
प्लाज्मिड्स। अगर हम प्लाज्मिड्स को वेक्टर के तौर पर ले रहे हैं तो ये बताएगा कि कितने प्लाज्मिड्स बनेंगे, नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स फॉर्मेशन। ये भी हमारा कौन बताता है, ओआरआई साइट बताता है। एक चीज समझ आई। अब दूसरी चीज क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर, अब आया आपका असली कहानी, असली गेम यहां से शुरू होता है, सेलेक्टेबल मार्कर। और तीसरा है आपका क्लोनिंग साइट बेटा, क्लोनिंग साइट, इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट। तो अब हम यहां सेलेक्टेबल मार्कर को पढ़ेंगे। अभी तक समझ में आई बेटा बात। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वेक्टर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर, जो एक व्हीकल का काम करेंगे। जो जीन मुझे चाहिए वो मैं निकालूंगा, फिर मैं एक वेक्टर के अंदर डालूंगा, उस वेक्टर को मैं सेल के अंदर पहुंचाऊंगा। ठीक है। अब देखते हैं कि जो एक अच्छा वेक्टर होता है उसके अंदर क्या क्या करैक्टर है। पहला, उसके अंदर ओआरआई साइट कंपल्सरी है। ओआरआई साइट नहीं होगी तो रेप्लिकेशन नहीं करेगा। ठीक है। अब जैसे ओआरआई साइट में हम क्या देखते हैं, जैसे हमने उसमें देखा था, डीएनए रेप्लिकेशन में भी देखा था कि इस तरीके से हम देखते हैं कि ओआरआई साइट कहाँ होती है, जहां आपका एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन, जब बेस सीक्वेंस हमें लगातार ये मिलती हैं तो वो हमारी ओआरआई साइट होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एडेनिन और थाइमिन क्या है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वाइनिन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है और डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है। समझ आई बात? ओके। अभी लंबा सांस लेके छोड़ दो, अभी हमारा मेन खेल शुरू हो रहा है। खींचो सांस। हाँ, अगर अभी तक किसी बच्चे का ऐसा है कि अभी तक ध्यान नहीं था, तब तो काम फिर भी चल जाएगा, लेकिन अब ऐसा ना हो कि आपका ध्यान ना हो। ले लो लंबी सांस, छोड़ दो। छोड़ दिया? ठीक है भाई। अब हम देख रहे हैं वेक्टर। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, ओआरआई साइट। अब हम दूसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं बेटा, हाँ, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर। अब समझो बेटा मामला क्या है। ठीक है। तो सेलेक्टेबल मार्कर का काम आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूं। सबसे पहले मान लो कि हमने प्लाज्मिड ले लिया। हमने क्या ले लिया बेटा, ये हमारे पास प्लाज्मिड है। क्लियर है? अब इस प्लाज्मिड के अंदर मान लो कि यहां पर क्या है, ये जो पार्ट है, ठीक है ना, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और ये आपका प्लाज्मिड है। ये क्या है, प्लाज्मिड है। अब हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता कि भाई आपने जीन लिया और ये लो जी प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया, ऐसा नहीं होता। बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं हमें। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के साथ हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की हमें, मान लो कि ये आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से कट आउट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा। अब हमारे पास ये मान लो कि प्लाज्मिड है, यहां हमारे पास प्लाज्मिड है इस प्रकार से। ओके। अब इस प्लाज्मिड को भी हम क्या करते हैं, यहां से कट आउट करते हैं सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से। अब उसके बाद फिर हम क्या लेते हैं, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि ये डीएनए लाइगेज द्वारा अब क्या हो जाए, यहां पर जुड़ जाए। ओके। बहुत कोशिश करते हैं तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो जब यहां पर ये चीज हो चुकी है तो इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब यहां पर एक और केस बन सकता है, यहां पर एक और केस बन सकता है। वो क्या बन सकता है, वो ये बन सकता है कि आपने यहां पर मान लो कि प्लाज्मिड को कट कर दिया, प्लाज्मिड को कट कर दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट भेज दिया,
लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचा उससे पहले ही इसके स्टिकी एंड्स जुड़ गए। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इसके ये जो एंड्स हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया ही नहीं और ये जुड़ गए, और जैसे ये जुड़ गए उसके बाद ऑटोमेटिकली ये तो क्या हो गया, ये तो रिकॉम्बिनेंट था तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो गया। बात समझ में आई इतनी पक्की बात। अब देखो आप क्या करेंगे, अब हमारे पास होस्ट सेल है, अब हमारे पास क्या है, होस्ट सेल है। अब होस्ट सेल मान लो कि हमारे पास एक होस्ट सेल ये है, बहुत सारे होस्ट सेल होंगे हमारे पास, दूसरा होस्ट सेल यहां पर इस प्रकार से है, और एक और होस्ट सेल हमारा ये है। ये तीनों होस्ट सेल हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब हमें क्या करना है, इस डीएनए को यहां पहुंचाना है। ओके, डीएनए क्या है, डीएनए हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। सेल वॉल जो है आपकी, जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, उसके अंदर लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, तो इसको बहुत इजीली हम यहां नहीं पहुंचा सकते। हम पूरी कोशिशें करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन करते हैं, हीट एंड शॉक मेथड करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। किसी ना किसी तरीके से हम क्या करवाते हैं, फिर इनकी एंट्री होती है। देखिए कैसी एंट्री होती है। पहले केस में क्या होता है, ये हमारा जो प्लाज्मिड है, ये हमारा जो प्लाज्मिड है इस प्रकार से ये यहां पर पहुंचता है, जो क्या है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट है। ये कैसा था आपका, रिकॉम्बिनेंट था, और ये यहां ट्रांसफर हो गया, ये यहां ट्रांसफर हो गया। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में आपका ये वाला प्लाज्मिड जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो पहुंच गया, और तीसरे केस में कोई भी नहीं पहुंचा है, तीसरे केस में कोई भी नहीं पहुंचा है। अब बेटा यहां हम देखते हैं कि अब पहले केस में तो आपका जो रिकॉम्बिनेंट था वो एंटर कर गया, ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ध्यान से समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका ट्रांसफॉर्मेंट है, और अब आप क्या देखोगे, इसके अंदर आपका जो प्लाज्मिड है वो कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट, और ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और यहां तो कुछ है ही नहीं। तो अब कैसे पता चले कि हमारे जो होस्ट हैं किसमें तो प्लाज्मिड पहुंचा है, किसमें प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट पहुंचा है, किसमें प्लाज्मिड नॉन रिकॉम्बिनेंट पहुंचा है। अब मान लो कि हम इसके साथ मेहनत करते रहें और लास्ट में जाके सब कुछ पैसा और टाइम खराब करके इसको बायोरिएक्टर में डालें, तो इसके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये प्रोटीन कहां से बनाएगा, नहीं बना सकता। ये बना सकता है, इसके पास कुछ नहीं, इसने भी वो ठाई फिरे। तो अब क्या होता है, यहां पर होता है सेलेक्टेबल मार्कर, यहां पर होता है सेलेक्टेबल मार्कर, जो हमें बताएगा डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसको बोलते हैं, इस जीन को बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। समझ आई बात। सेलेक्टेबल मार्कर क्या करेगा, ये डिफरेंस बताएगा, ठीक है ना, इट डिफरेंशिएट ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
छोटा सा एग्जांपल क्या लेते हैं कि मान लो कि ये जो जीन है, हमने ये जो जीन है ये कौन सा है, ये है आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। कौन सा है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि हमने प्लाज्मिड के अंदर एक ऐसा जीन डाला है जो एम्पिसिलिन अगर उस पर डाले तो वो मरेगा नहीं, तो वो मरेगा नहीं। तो अब ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। अब हम देखेंगे कि यहां पर ये जीन है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ये भी जीन है हमारे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, यहां तो कुछ है ही नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक प्लेटिंग करते हैं, इसकी एक प्लेटिंग करते हैं, और यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम एम्पिसिलिन डालते हैं। क्या डालते हैं? एम्पिसिलिन डालते हैं। जैसे ही हम एम्पिसिलिन डालेंगे ये क्या करेगा, ये लाइव होगा, सरवाइव कर पाएगा क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ये भी लाइव रहेगा क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ये इसकी तो डेथ हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो इससे हमें पता चला ट्रांसफॉर्मेंट कौन है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है। सिलेक्टेबल मार्कर का क्लियर हुआ। अब हम इसके क्या करेंगे, इस वेक्टर के जो सिलेक्टेबल मार्कर है इसके एग्जांपल्स लेंगे, इसके स्टडी करेंगे वेक्टर के। दो एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में है, एक है PBR 322 और एक है PUC 8, एक है PUC 8। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज और समझ लें आप। तीसरी चीज हमने क्या बोला था, क्लोनिंग साइट। बेटा क्या थी? क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, तो ये जो आपकी साइट है जहां आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहीं से आपके जीन क्लोन होंगे, इसी को हम क्लोनिंग साइट बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वेक्टर है उसमें सेलेक्टेबल मार्कर, ओवरराइट साइट, सेलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट। ठीक है, ये हमने अभी किया। अब हम करेंगे क्या, अब हम एक वेक्टर देखेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ बेटा, अभी प्लाज्मिड जो हम डिटेल में करेंगे ना, PBR 322, वो उसके साथ करेंगे इसको। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को भी। ओके, अभी मान लो कि हमारे पास क्या है, हम एक वेक्टर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर था, ये हमारा क्या था, फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर है बेटा। इस प्रकार से ये जैसा आपकी बुक के अंदर है वैसा ही हमें बनाना है, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। PBR यहां नहीं लिखते भाई, यहां तो कुछ और लिखना पड़ेगा, यहां लिख देता हूं PBR 322। ये फर्स्ट आर्टिफिशियल आपका प्लाज्मिड है। ठीक है, वेक्टर जो हम जिसको बोल रहे हैं। अब इसके अंदर देखो बेटा, एक यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, ये है आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। इसको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट को AMPR लिखते हैं। और यहां आपका क्या है, ये टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, वहां पर भी बना हुआ है ना। अब हम क्या देखते हैं इसके अंदर यहां पर क्या है, ORI साइट है। ये कौन सी साइट है? ORI साइट है। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर फिर ये एक प्रोटीन है ROP प्रोटीन। ये ROP प्रोटीन क्या करता है, ORI साइट को हेल्प करता है, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। इसके बाद हम देखेंगे जो टेट्रासाइक्लिन है, यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास BAMH, BAMH1 और SAL1। ये क्या है, ये हैं आपके एंडोन्यूक्लियेज, ये हैं आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स। कोई भी अच्छा वेक्टर होगा तो उसकी पहली क्वालिटी क्या होगी, उसके पास ORI साइट होगी, उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होंगे। सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, टेट्रासाइक्लिन R है और एम्पिसिलिन R है। उसके बाद इसका क्या होगा, हर एक ध्यान से सुनना है, नीट में आता है एक नंबर का क्वेश्चन, हर एक एंडोन्यूक्लियेज के लिए एक ही रिकॉग्निशन साइट होगी, बट बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट भी होंगी, लेकिन वो सबके लिए अलग अलग होंगी। नहीं समझे? फिर से समझाता हूं, ठीक है ना। जो रिकॉग्निशन साइट है,
ठीक है, यानी कि जो एंडोन्यूक्लियस आएगा ना, जैसे मान लो कि ये एक आपका प्लाज्मिड है, ओके, ये एक मान लो आपका क्या है, एंडोन्यूक्लियस है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब इसने क्या करना है, यहां पर आकर मान लो इसके लिए रिकॉग्निशन साइट है, तो ये यहां पर कट लगाएगा, यहां कट लगाएगा और यहां हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे। एक तो बात ये है, लेकिन एक ही टाइप का तो एंडोन्यूक्लियस नहीं है, कई टाइप के हो सकते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कई रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। ये भी बात समझ में आ गई। अगर एक ही एंडोन्यूक्लियस की कई सारी साइट होंगी, फिर ये तो यहां भी कट लगा देगा, यहां भी कट लगा देगा, यहां भी, फिर तो ये फ्रेगमेंट बन गए ना, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां डालोगे? एक के लिए एक हो लेकिन बहुत सारे हों। समझो बेटा, मैं बोल रहा हूं कि एक के लिए तो एक है, ठीक है ना, लेकिन अगर कई एंजाइम हमारे पास हैं तो अवेलेबिलिटी ऐसा होना चाहिए कि भाई मान लो साल्वन गया तो इसके लिए रिकॉग्निशन साइट भी है, बाम H1 है, इसके लिए भी रिकॉग्निशन साइट है। अगर हमारे पास एम्पिसिलिन है, इसके भी दो हैं, जैसे हमारे पास PVU1 है। अब ये अगर हमारे पास इसका यूज करना है एंजाइम का, इसका भी कर सकते हैं, ऑप्शन सारे हैं, लेकिन हर किसी के लिए एक या दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब तो सही है, हाँ। अब आ गया PST1। अब यहां पर एक और होती है साइट PVU2, यही सेम। और यहां पर क्या है, ये सारी साइट जो है इक्वार1, क्लावन और हिंद 3 या हिंद 2 है मेरे ख्याल से, 3 है, ओके। तो अब देखो बेटा, ये क्या है हमारे पास, ये है PBR322। ये एक ऐसा हमारे पास क्या है, वेक्टर है आर्टिफिशियल। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास टोटल रिकॉग्निशन साइट कितनी है, टोटल रिकॉग्निशन साइट इसके अंदर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 8 में से कितनी ऐसी हैं जो सिलेक्टेबल मार्कर से बाहर हैं, 3 सिलेक्टेबल मार्कर से बाहर हैं और एक ये आपकी 4, यानी कि टोटल 4 ऐसी हैं जो सिलेक्टेबल मार्कर से बाहर हैं। कितने सिलेक्टेबल मार्कर हैं, 2 हैं। एम्पिसिलिन में कौन है, बाम H1, साल H1। और यहां पर क्या है, PVU1 और PST1। ROP क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, विच हेल्प फॉर द रेप्लीकेशन ऑफ ORI साइट। समझ आ गई ये बातें? अब आगे बढ़े, ओके। तो अब हम इसी प्लाज्मिड को लेंगे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ सेलेक्टेबल मार्कर लेके चलेंगे। सिमरन तू थोड़ा हो रहा ना एज कि मैं तो टॉपिक ऐसा चल रहा है, फिर तनो आगे स्वीटी बैठी है तेरा, है ना। हाँ, अब हम देखो बेटा क्या करेंगे कि अब हमने ये लिया आपका प्लाज्मिड, ठीक है, ये आपका वेक्टर है। अब इस वेक्टर में हमने सेलेक्टेबल मार्कर हमारे पास एक तो ये है और एक ये है। ये जो पोर्शन है ये है आपका कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन है कि एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। और ये है आपका एम्पिसिलिन का। समझ आई बात? अब हमें क्या करना है, अब हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है। जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें लेना है, तो मान लो कि हमने यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। ये अगर यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसाया तो हमें पहले ये बताओ कि अगर टेट्रासाइक्लिन के एरिया में जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा तो हमें कौन सा एंडोन्यूक्लियस का यूज करना पड़ेगा, या तो बाम H1 का या साल1 का। और जैसे ही यहां पर हमने एंडोन्यूक्लियस से मतलब वो किया, जैसे ही जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसाया तो टेट्रासाइक्लिन R जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया। अभी तक तो ये क्या था, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी था और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी था, यानी कि इसके अंदर आप टेट्रासाइक्लिन डालो ये तब भी नहीं मरता, अगर एम्पिसिलिन R डालो तब भी नहीं मरता। लेकिन अगर हमने यहां टेट्रासाइक्लिन R की जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने अपना घुसा दिया है, तो फिर अब क्या करेगा, अगर इसको टेट्रासाइक्लिन R मिला तो ये मरेगा, तो ये मरेगा। समझ में आई बात? अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमने एक और कंडीशन ले ली है,
वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि भाई यहां पर क्या था, यहां पर क्या हुआ था कि ये स्टिकी एंड्स थे, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट रह गया। क्या रह गया? ये नॉन रिकॉम्बिनेंट, यानी कि यहां टेट्रासाइक्लिन आर है और यहां क्या है? एम्पिसिलिन आर है। अब ये तो क्या है? रिकॉम्बिनेंट है। अब उज्ज्वल आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ये क्या है बेटा? नॉन रिकॉम्बिनेंट है। सामने 3 सिचुएशन आएंगी। पहली सिचुएशन हमारे पास ये है बेटा, ये होस्ट है, उसके बाद फिर से होस्ट है, और ये तीसरा भी क्या है? एक और होस्ट सेल है। अब पहली सिचुएशन में हम देखते हैं कि हमारा जो प्लाज्मिड है, हमारा जो प्लाज्मिड है वो उसने क्या किया? यहां पर एंट्री की। ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके गया। ये आपका क्या लेके गया? जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके गया। और उसके बाद ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। समझ आई बात? दूसरी स्थिति क्या हुई कि हमारा यहां पर इस प्रकार से, यहां हमारे पास ये पहुंचा, यहां इसका पास ये टेट्रासाइक्लिन आर है और यहां इसके पास एम्पिसिलिन आर है। ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ये भी आपका ट्रांसफॉर्मेंट है। यहां कोई नहीं पहुंचा, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ये क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब बात आएगी सेलेक्टेबल मार्कर्स की। तो हमने क्या किया बेटा? हमने ये किया कि इसकी प्लेटिंग की। इसकी क्या की? प्लेटिंग की, यानी कि एक ऐसे मीडियम में इसको डाला हमने। अब हम क्या देखेंगे? अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम टेट्रासाइक्लिन क्या डालेंगे? टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन डालेंगे बेटा। क्या डालेंगे? टेट्रासाइक्लिन नहीं, सिर्फ एम्पिसाइक्लिन रेजिस्टेंट का जीन डाल दिया। अब हमने एम्पिसिलिन की बम्बार्डमेंट कर दी, सब पे एम्पिसिलिन छिड़क दिया। एक बात समझ में आई? एम्पिसिलिन जब छिड़केंगे, ये एम्पिसिलिन से नहीं मरेगा क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ये भी एम्पिसिलिन से नहीं मरेगा क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन है। ये मर जाएगा, इसकी होगी डेथ। तो यहां हमने क्या देखा कि आपका ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब हमारे पास ये 2 रह गए जिंदा, ये तो मर गया ना। अब हमें यह पता करना है कि इनमें से नॉन रिकॉम्बिनेंट किसमें है और रिकॉम्बिनेंट किसमें है। देखते हैं कैसे। इसको साफ कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? इसकी एक रेप्लिका प्लेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक रेप्लिका प्लेट। ठीक है। ये रेप्लिका प्लेट क्या होती है? हम एक कपड़ा लेते हैं नाइट्रोसेलुलोज का, उसको इसके ऊपर चिपकाएंगे और उसको यहां रख देंगे। उसको क्या करेंगे? यहां रख देंगे। तो क्या होगा? ध्यान दें, इसके कुछ सेल यहां आ जाएंगे। इनके क्या होंगे? कुछ सेल यहां आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या है? अब ये स्थिति है भाई हमारी। ठीक है। ये हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है बेटा। ये बैंड कौन सा है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट का है। और अब ये जो हमारे पास है ये कौन सा है? ये टेट्रासाइक्लिन आर है और यहां पर क्या है? एम्पिसिलिन आर है। अब ये रेप्लिका प्लेट हमारे पास इस प्रकार से है। ठीक है। अब इस रेप्लिका प्लेट के अंदर क्या हुआ है? इसका हमने इसके ऊपर वो कागज लिया नाइट्रोसेलुलोज का, यहां हमने एज इट इज ले लिया। तो इसके सारे सेल नहीं आएंगे, इसका कुछ पार्ट यहां आ जाएगा, इसका कुछ पार्ट यहां आ जाएगा। हमें यह पता लग जाएगा। इसको बिल्कुल, ये जो कार्बन कॉपी है ना, इसकी फोटोस्टेट निकाल ली समझो। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम यहां पर टेट्रासाइक्लिन छिड़केंगे। क्या छिड़केंगे? टेट्रासाइक्लिन। ये लो भाई, हमने क्या किया यहां पर? अब टेट्रासाइक्लिन छिड़क दिया। ये हमने टेट्रासाइक्लिन छिड़क दिया। अब बताओ कौन सा मरेगा, कौन सा बचेगा? अगर तुम्हें समझ आ रही है तो ऊपरला मरेगा ना। वेरी गुड, इसका मतलब मैं ठीक पढ़ाता हूं। इसकी डेथ होगी भाई, और ये लाइव।
क्यों? क्योंकि इसके पास जो यहां जीन ऑफ इंटरेस्ट आया उसने टेट्रासाइक्लिन के प्रभाव को तो खत्म कर दिया, और इसके पास टेट्रासाइक्लिन है तो ये जिंदा बच गया। तो ये तो खुश हो गया कि भाई मैं तो उस प्लेट पे भी जिंदा रहा, इस प्लेट पे भी जिंदा रहा। तो इसका मतलब अब मैं बायोरिएक्टर में जाऊंगा, और वहां बायोरिएक्टर में जाने के बाद क्या होगा? वहां बायोरिएक्टर में जाने के बाद क्या होगा भाई? मैं जीन बनाऊंगा, प्रोटीन बनाऊंगा, लेकिन बनाएगा कैसे? तेरे पास तो है ही नहीं कुछ। ओ भाई रुक जा। हाँ भाई, तो ये कैसे बनाएगा? अब देखो, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बोलते हैं भाई तू रहने दे, हमें बायोरिएक्टर में इसको लेके जाना है, और फिर हम इसको लेके जाते हैं बायोरिएक्टर में। बायोरिएक्टर क्या होता है? एक बड़ी मशीन लगाओ आप, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के लास्ट में, जहां हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की, बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और वहां से फिर हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो हमें मिलता है। तो ये था हमारा PBr 322, PBr 322। समझ आ गया? ये है, हाँ, तो ये तो मर गया, तो यही खत्म हो गया। लेकिन अभी तो हमने ये देखा ना बेटा कि भाई यहां पर ट्रांसफॉर्मेट है या नहीं है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो हमने यहां देखो, यहां एम्पिसिलिन डाला है, यहां एम्पिसिलिन डाला है, यहां टेट्रासाइक्लिन डाला है, ठीक है नहीं? तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किया, और ये हमने रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट किया। अब हमारे पास एक और वेक्टर है PUC8, PUC8, ठीक है? तो उसमें हम क्या करते हैं? दो प्लेटिंग नहीं करते, एक ही प्लेटिंग करते हैं, ठीक है ना? उसमें हम क्या देखेंगे कि भाई एक सिंगल प्लेट पर ही हमारा काम चल जाएगा, तो वो भी कर लेते हैं। ओके, दोबारा तो नहीं बताना, पक्का? हाँ भाई दीक्षा, समझ आ गया? हाँ, मैथ वाले का थोड़ा थोड़ा एरिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अभी हम अगला वेक्टर लेते हैं बेटा। इस वेक्टर में क्या है? ये वेक्टर जो है PBr 322 से भी अच्छा वेक्टर है। ओके, ये हमारा PUC